कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है और कहा कि भाई आप अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते, या आपके संगठन का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ है। जिस पर मोहन भागवत ने जवाब दिया, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑफ द कफ रिमार्क था एक तरीके से, कि हिंदू धर्म का भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। प्रभु आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये धन्यवाद। खड़गे की चिट्ठी, क्या कहना आपका? फिर खड़गे की चिट्ठी में भी जवाब हो रहे हैं। तो खड़गे जी ने ये भी सवाल उठा लिया कि आरएसएस जवाब दे नहीं रहा ना, कि मोहन भागवत जी ने जवाब दिया था पर एक दिन पहले दे दिया था उन्होंने जवाब। उसके बाद राम जेठमलानी के पुत्र जो हैं अपने टोनी जेठमलानी, उन्होंने काफ़ी ट्वीट में उसका जवाब दिया है उनकी तरफ से। और खड़गे जी ने, उनके बेटे ने, प्रियंक ने सवाल उठाया कि ये वकील बीच में आ गए हैं, संघ के लोग सीधे क्यों नहीं आते। सवाल यही है रजिस्ट्रेशन वाला। ये जो सवाल आज उठा रहे हैं प्रियंक, कोई नई बात नहीं है। हमने और आपने पता नहीं कितने साल से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ। जब से संघ बना है, कांग्रेस वालों ने, जब से इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, बैन लगाया था, उससे पहले सरदार पटेल जी के ज़माने में बैन लगा था, तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि संघ के ऊपर बैन क्यों नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि टेक्निकल क्वेश्चन है बहुत ये, कि संघ के ऊपर कहते हैं इस ए कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब ये लोगों का एक समूह है जो इकट्ठा होता है, प्रार्थना करता है और चला जाता है। ये उनका एक टेक्निकल जवाब है। इनकम टैक्स के मामले में जजमेंट आ चुकी है, बाकी वो भी कांग्रेस के ज़माने में आई है। उनका ये कहना है, आरएसएस का जस्टिफिकेशन ये है। अब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल उचित है, उठना चाहिए। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कोई भी नाम रख लो, कि जैसे आप, मेरा नाम है प्रभु चावला और मैं प्रभु चावला के नाम से प्रभु चावला संघ इकट्ठा करके आपको और मेरे को सबको बुला के बैठक कर लेता हूँ, तो मेरे को रजिस्टर करना चाहिए इसका। एक टेक्निकल से उठा रहा हूँ कि आपने नाम रख दिया, संघ है, इकट्ठे होते हैं, हम बैठते हैं वहाँ कर आते हैं, खत्म चले जाते हैं। और उसके माध्यम से जो भी दक्षिणार्थी, जैसे हम जाते हैं पिकनिक पे, आप भी जाते हो दोस्तों के साथ, एक पॉटलक पार्टीज होती हैं हर जगह, आपने सुना होगा, लोग अपने घर से खाना लाता है, कोई पैसे लाता है। तो एक इनफॉर्मल गैदरिंग की बात, ये उनका जस्टिफिकेशन है। उसके अंदर क्या है मैं कुछ नहीं कह रहा इसके बारे में। तो जस्टिफिकेशन ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, लोग इकट्ठे होते हैं, शाखा में इकट्ठे होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ पर आते हैं, चले जाते हैं। जैसे सुबह वॉलीबॉल खेलते हैं, आप जाइए, आप बीचेस पे जाएंगे, कहाँ पर फुटबॉल के मैच हो रहे होते हैं, कहीं वॉलीबॉल फिटनेस वीक होते हैं, मैराथन हो रहे होते हैं, वहाँ कोई रजिस्टर तो नहीं होता, कोई भी रजिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग आते हैं, अपना इकट्ठे हो जाते हैं। चलो हम भी बचपन के अंदर कॉलेज में पढ़ते थे, पार्क में जाकर के सुबह इकट्ठे हो जाते थे, चलो वॉलीबॉल खेल लेते हैं। तो वॉलीबॉल संघ एक बन गया कि इस कॉलोनी के लोग वॉलीबॉल, सबके पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। ये सवाल पॉलिटिकल है दोनों तरफ से, क्योंकि आरएसएस के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी इकट्ठे हैं। पहले तो लगता था थोड़े थोड़े, जब मैं उनसे जुड़ा रहा काफी सालों तक, मैं देखा भी है, तब एक इनफॉर्मल डिस्टेंस था, दिखाई नहीं देता था इतना। अब लगता है कि एकदम आरएसएस और बीजेपी में कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिस्टेंस हो गया है। कि बीजेपी, आरएसएस मोर पॉलिटिकली ओरिएंटेशन होती जा रही है, क्योंकि सरकार उनकी है, एजेंडा उनका पूरा कर रही है। राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, आपके सामने देखिए, 3 तलाक खत्म हो गया, जो 70 साल में नहीं हुआ इन लोगों ने कर दिया। तो उनको लगता है कि हमारा काम तो पूरा हो गया। और 24 प्रदेशों में सरकारें बन गई। वेस्ट बंगाल जैसे, जहाँ पर कोई सपना भी नहीं देख सकता कि संघ की शाखा वहाँ लगेगी, वहाँ पर मोदी जी आकर योग का प्रदर्शन करेंगे। कल देखना कितनी भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ पर जाकर के, क्या होगा। तो उसलिए आरएसएस जो है, उनको लगता है, कांग्रेस पार्टी को, कि आरएसएस के कार्यकर्ता जो उनके लिए वोट इकट्ठा करते हैं, हालांकि क्वेश्चन भी करते हैं कि मशीन जितवाती है, जब मशीन जितवाती है तो आरएसएस पे क्यों अटैक करते हो। तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसके दो पहलू हैं कि आरएसएस को रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जो सिस्टम बड़ा क्लियर है, कोई भी एक भी बिल्डिंग उनके नाम से नहीं है, ये फैक्ट है। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे, झंडे वाला किसी एक ट्रस्ट के नाम से होगी, कोई और दूसरी नाम से लगेगी, जो उनकी जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आरएसएस के स्वयंसेवक काम करते हैं, वो सारी की सारी रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग बीजेपी। तो अब जो आरएसएस के नाम, एक आरएसएस है, वो कहते हैं जी हमारा इनफॉर्मल नाम है, पर जितनी भी संस्थाएं उनकी हैं, वनवासी संघ है, विद्यार्थी परिषद है, ये सब जो अपने लोग हैं, ये सारे के सारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकम टैक्स फाइल करती हैं, सब रजिस्टर्ड हैं, मेंबर की लिस्ट है, जितनी भी संस्था, और कितनी होंगी पता नहीं। ये सरकार आने के बाद पता नहीं कितनी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी है। मैं लास्ट जब मैंने आरएसएस की स्टोरी पहली बार इंडिया टुडे के अंदर की थी 1980 के अंदर, उसके अंदर मैंने
52 ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे थे कि ये 52 ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएसएस ने बनाई हैं, वो काम करती हैं आदिवासी से लेकर के स्टूडेंट तक। उस 52 के बाद में बोलता वो 550 होंगी कम से कम। तो अगर खड़गे को अगर थोड़ा सा लीगल किसी ने एडवाइस किया होता तो आरएसएस की जितने भी दफ्तर हैं वो किसके नाम से, उनसे पूछिए भाई। अब आरएसएस के बीच पड़ गए, उसमें लीगली मेरे पास नहीं। अगर आप आरएसएस को अटैक करना है तो आरएसएस का ऑफिस 500 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ बना, उनकी लिस्ट कहाँ है डोनेशन की, बताइए। उन्होंने इनकम टैक्स दिया नहीं दिया। सरकार चलाना तो मोदी को आता है, कांग्रेस पार्टी हो सकता है भी सर, हो सकता है शुरुआत हुई हो, अभी तो थोड़ी सी चुई हो सकता है। इतनी अकल होगी तो, इतनी अकल है नहीं मुझे लगता कांग्रेस वालों में। किसी ने तो जरूर उनको अकल दी है, तभी ये चिट्ठी गई है। तो सवाल है कि आप तो काम का इंडिविजुअल कर, उनके उसको आप चैलेंज कर नहीं सकते। हम इकट्ठे होते हैं, व्यक्ति सुबह शाखा लगाते हैं, क्या परेशानी है आपको सर? लेकिन एक बताइए कि होल्डिंग कंपनी वो कहती है हम तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और उसके कंपनीज हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं, तो संघ को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूं कि ठीक है, हम संघ क्यों नहीं अपने आप को रजिस्टर कराता? मैं तो काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों कराना चाहे? सवाल है कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? वो उनकी इनकम ही नहीं है, वो कहते हैं हमारी इनकम नहीं है। आप प्रूव करिए इनकम है उनकी। मैं बता रहा हूँ इनकम उनकी है सर। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कराने के लिए जैसे इमरजेंसी में पकड़ा गया था, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अगर आप दीनदयाल उपाध्याय रोड पे जाएंगे, जो जमीन अलॉट कर रखी है कई जगह, वहां पर कम से कम 22 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन आरएसएस से एफिलिएटेड हैं, आरएसएस के लोग चलाते हैं उनको। वो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है उन्होंने, बीजेपी का ऑफिस सबसे बड़ा बना हुआ है। तो आरएसएस अगर रजिस्टर्ड भी हो जाए, मैं चलो मान लेता हूँ आरएसएस रजिस्टर्ड हो जाए, आपका टारगेट क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस रजिस्टर्ड हो जाएगी तो कोई उसमें स्कैंडल निकलेगा? स्कैंडल निकलेगा जो 550 ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको लगता है वहां। नहीं, मैं दूसरी बात रजिस्ट्रेशन से मेरे को लगता नहीं कि उनको एक सिवाय पॉलिटिकल एडवांटेज के क्या एडवांटेज है। अब तक मेरे को समझ नहीं आया कि कांग्रेस वाले आरएसएस को रजिस्टर लगा के क्या करना चाहते। उनको कहना चाहिए हम ये चाहते। बट सवाल सर उल्टा सवाल है कि रजिस्टर क्यों नहीं कराना चाहते? मैं तो सिर्फ इतनी सी भाई, जो कांग्रेस का सवाल है उसमें बहुत रिस्पेक्टफुली उसमें कहा कि हम आपको बधाई देते हैं, 100 साल आपके पूरे हुए, आप पे तमाम काम करते हैं। 7 सवाल। बुनियादी सवाल यह है कि जो संगठन इस देश के अंदर यह तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, वो संगठन ये क्यों कहता है कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा? क्यों? अगर आपने जो कहा थी, सवाल ये है कि बीजेपी और आरएसएस के अंदर क्या संबंध है, उसके बारे में कांग्रेस वाले तो कह नहीं सकते ना। सवाल ये कि अब सोनिया गांधी हैं, चलाती है कांग्रेस। पहले जमाने में था कि सरकार मनमोहन सिंह की थी, चलाती सोनिया गांधी थी। मैं उस सवाल पे नहीं जा रहा, मैं फिर बार बार उसी आपके मुद्दे पर आ रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन काउंटर जवाब क्या है कि मैं नहीं कराना चाहता। आप कर लीजिए, आप मेरे को डालिए, नोटिस दीजिए, जेल में डाल दीजिए, अंडर किसी लॉ में डालेंगे ना आप। कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां शाखा लगती हैं, आरएसएस के ऑफिस हैं कम से कम 50 वहां पर। आप एक्शन लीजिए कि अनरजिस्टर्ड हैं, इलीगल काम करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते, आप करिए, होम मिनिस्टर है आप। अगर आपकी दम है कि रजिस्ट्रेशन कराना जबरदस्ती, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको आरएसएस को कोई पॉलिटिकली उसके ऊपर अटैक करना है कि रजिस्टर करा लो, उससे वो रजिस्टर करा लेंगे, आपको क्या मिलेगा उसमें से? एक पैसा नहीं होगा उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्वेश्चन जो है रजिस्ट्रेशन कराने से इसका असर जनता पर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे को लगता है कि इसके माध्यम से पॉलिटिकल टर्न आउट हो जाएगा कि आरएसएस के खिलाफ लोग हो जाएंगे। जो खिलाफ है वो खिलाफ रहेंगे, जो उनके सपोर्ट में है वो सपोर्ट में रहेंगे। दोनों तरफ अंधभक्ति है, जो खिलाफ है वो भी वही है, जो उनके साथ है वो भी वही है, सोचते ही है। पर आपको अगर उसका पॉलिटिकल यूज करना है कि आरएसएस की वजह से बीजेपी, जो आप कह रहे हैं कि आरएसएस वाले बीजेपी के चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, आरएसएस वाले बीजेपी के अध्यक्ष चुनते हैं, अब मेरे को लगता है वो बात नहीं है। अब आरएसएस वाले कुछ नहीं चुनते। पिछले 2-3 सालों से लग रहा है जो जैसे आ रहे हैं लोग, वहां पर कांग्रेस के लोग ज्यादा आ रहे हैं जिन्होंने आरएसएस के ऊपर अटैक किया। तो कई साल तक वो बैठे हुए चला रहे हैं उसके अंदर। तो अगले 2 साल के अंदर आप देखेंगे जो आरएसएस के लोग होंगे वो अभी भी 60% पे आ गए, 40% तो बाहर के लोग हैं। अब पंजाब में देखना, एक भी आरएसएस का आदमी नहीं होगा, सारे पंजाब की बीजेपी कांग्रेस की होगी या अकाली दलियों की होगी। मैं अब बता नहीं सकता, मैं एयरपोर्ट पे था आज, अध्यक्ष जा रहे थे वहां पर पंजाब में, उनके साथ जो लोग थे वो आरएसएस का एक भी नहीं था, और बीजेपी का अध्यक्ष खुद ही आरएसएस के नहीं है। मतलब
लाउंज के अंदर तो वेट कर रहा था जब उनके साथ बीजेपी का अध्यक्ष पहली बार 50 साल के अंदर देखा कि अध्यक्ष यात्रा पर जा रहा है एक प्रदेश की, उस प्रदेश का कोई भी आरएसएस का वर्कर उनके साथ नहीं था। डिफेक्ट करके दो लोग आए हैं, एक कांग्रेस से डिफेक्ट करके आया, एक आपसे डिफेक्ट करके आया, दूसरा किसी और पार्टी से डिफेक्ट करके गया, वो उसको सी कर रहे थे। तो बीजेपी का अध्यक्ष इज सराउंडेड बाय पीपल हु आर नथिंग टू डू विद आरएसएस। तो कहां पे अटैक कर रहे हैं? तो आपके कहने का मतलब ये कि बीजेपी का डी आरएसएसाइजेशन हो रहा है, यानी हाँ, मैंने पिछली बार भी कहा आरएसएस। हाँ, विसंगीकरण नहीं कह, विसंगीकरण कह सकते हैं, संगीकरण की बजाय विसंगीकरण हो रहा है उनका। तो आरएसएस बुरा मान जाएंगे, नहीं, बुरा इसमें क्या चाहते थे कि हमारा देखो आरएसएस का एजेंडा बड़ा क्लियर है, वो अपनी शाखा चलाते रहेंगे, 100 साल से चल रही हैं, आगे भी 100 साल चलती रहेंगी। उनका कमिटमेंट वर्कर्स का बहुत ही इतना है, कमिटेड है कि कुछ भी कह दीजिए वो टोटल, मैं तो देखा अंदर से। तो अगर आरएसएस को डिमोलिश करना चाहते हैं आप, तो ये तरीका गलत है। आरएसएस को डिमोलिश नहीं कर सकते, वो उनकी दरअसल इनहेरिटेंस बच्चा है, एक घर के अंदर 5 है तो 4 एक आरएसएस का प्रचारक बन जाता है, एक कहीं और चला जाता है। उनकी कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल। पर सर ये बताइए कि जब प्रियंक खड़गे एक समझदार आदमी हैं और डीके शिव कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत को, तो उसके पीछे कुछ तो राजनीतिक कारण होगा। वो यूं ही नहीं कोई बेवफा होता, जो कहते हैं ना कि कुछ तो उसके पीछे की सोच रही होगी। आपको क्या लगता है वो राजनीतिक सोच क्या है? क्या आरएसएस को पिन प्रिक करते रहना है? क्या आरएसएस को लगातार एक परेशान करते रहना है? क्या आरएसएस के माध्यम से ये डिबेट जनता के बीच में लेके जाने के एक संगठन वो झूठ बोलता है? वो कहता है हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं, वो कहते हैं कि हम तो हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है। ये मोहन भागवत का बयान है। तो हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हिंदू धर्म और आरएसएस एक है? क्या वो इस डिबेट को जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं और संघ के प्रति लोगों के मन में एक संदेह पैदा करना चाहते हैं कि देखिए ये भारत के संविधान को शायद नहीं मानते, इसीलिए अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते? नहीं, राशि तो वही रिपीट बात करने वाले थे। आपको देखना चाहिए कि राहुल गांधी हर स्टेटमेंट बोलते हैं आरएसएस, अभी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आरएसएस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी ने भी पिछले 15-20 दिन के अंदर आरएसएस के ऊपर अटैक नहीं किया। और एक उन्होंने व्यक्ति चुन लिया कि इसको अटैक करना है। उसके पीछे आप टाइमिंग, पॉलिटिकल टाइमिंग देखिए, पर्सनैलिटी देखिए जिससे इशू उठाया। वो एक प्रेसिडेंट का बेटा है जो दलित है, और उसके बाद सक्सेशन बैटल में उसको आगे देखा है, क्योंकि वो तो 85 साल से ऊपर हो रह गए हैं। उसके बाद दूसरा खड़गे अगर खड़ा होगा तो उसको आइडेंटिटी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए वहां पर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा 2028 के अंदर, इसके ऊपर भी एक चर्चा हो सकती है कि दलित बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और उस प्रियंक खड़गे तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे हैं, जो अपनी आर्ग्यू रखते हैं। उनका लेटर मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। कोई बेसिक इशू तो उन्होंने उठाया नहीं है, पॉलिटिकल इशू है टोटल के टोटल। तो उसके अंदर पोजिशनिंग ये है कि प्रियंक खड़गे यंग, पढ़े लिखे, आर्टिकुलेट आदमी हैं। वो अपनी कह रहे हैं, उन्होंने सनातन धर्म का विरोध किया शुरू में। उनकी स्टेटमेंट बड़ी एंटी आरएसएस और इन ए वे एंटी सनातन धर्म शुरू से रही है, जैसे स्टालिन की रही है। द्रविडियन पार्टी और प्रियंक खड़गे दोनों के इकट्ठा नाम बदल दो तो एक ही नाम है, एक ही तरह के स्टैंड है। तो इसलिए एक उनका पॉलिटिकल स्टैंड है कि आरएसएस के खिलाफ बोलना। वो राहुल गांधी का भी स्टैंड है। अब प्रियंक खड़गे की क्रेडिबल नेता वहां पर और आने वाले फ्यूचर के अंदर उस की पीढ़ी में आता है, जो जाकर के आगे बीजेपी कांग्रेस के अंदर एक कोई अच्छी पद पा सकते हैं। उनका अगर बाप प्रेसिडेंट बन सकता है, फादर उनके बन सकते हैं, तो भी अगर अभी उनकी उम्र है कितनी, तो आप इसको ये नहीं देखिए, उसके देखिए वो पर्सनैलिटी को बनाना है। साउथ के अंदर कोई भी कांग्रेस का नेता कामराज हुआ, उसके बाद साउथ के अंदर कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं हुआ कांग्रेस का आज तक। कामराज के बाद अगर आप जाएंगे, कोई देखेंगे, चीफ मिनिस्टर रहे बहुत सारे, पर राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी खड़ा नहीं हुआ। देवराज अरस हुए, फिर वो चले गए, उसके बाद देखेंगे वो भी बैकवर्ड थे, दूसरी क्लास से आते थे। तो मेरे को लगता है ये एक लंबी गेम है, प्रियंक खड़गे को साउथ के अंदर नेता बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु।